हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दिव्य सिंह है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। जैसे कि हम डेली बात करते हैं इस विषय में, लेकिन फिर भी ये तो चलो देख लेते हैं। देखो, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले आपको एक चीज ये बताना जरूरी है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में डेली लाइव मोर देन 40 लाइव क्लासेस पैरेलल चल रही होती हैं, जो कि लाइव क्लासेस होती हैं। पैरेलल दिस मीन कि जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी की क्लास चल रही है, साथ में कोई टीचर हो सकता है, कोई एजुकेटर हिस्ट्री पढ़ा रहे हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो। तो ओवरऑल 40 मोर देन 40 पैरेलल क्लासेस चल रही होती हैं एट द सेम टाइम, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में। और इस क्लासेस में हमने थ्योरी में क्या पढ़ा, उसका लाइव टेस्ट क्विज़ होता है। जैसे कि मैंने ये 8:30 से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। आप सभी जुड़िए, और ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और सारा सब कुछ मिलेगा। इस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को अनलिमिटेड एक्सेस इस पे से है, क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस है। इसके साथ साथ आगे हम बात करें, आगे बढ़े तो देखो, ये जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है हमारा, इसके माध्यम से आप जुड़ के डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। आगे मेरा नाम देवी सिंह है। ठीक है। मैं इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और पीटी के लिए पॉलिटी। ठीक है। जो इंडियन इकोनॉमी आपको मैं पढ़ाऊंगा पीटी और मेंस के लिए। ओके। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और कुछ एजुकेटर जुड़े हुए हैं, जो आप उनसे भी जुड़ के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ऑप्शनल कोर्स एंड इंडियन इकोनॉमी एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटजी एंड आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आंसर राइटिंग। इसमें करीब आप देख रहे हो 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसमें कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाता है। ठीक है। अब आगे हम बढ़े तो देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम प्लस और आइकॉनिक का है। प्रोग्राम के अंतर्गत प्लस और आइकॉनिक का मतलब क्या है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इसके माध्यम से, तो आपके सिलेबस को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाएगा, विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपको इसमें से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस होगा, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये मेरा कोड है SPDSC10। ये कोड है एक, और ये कोड है देवी वाईटी। जो भी कोड आपको ठीक लगे, देवी वाईटी। ठीक है। तो इनमें से आपको 10% यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप में से ये, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो आइकॉनिक का प्लान है, अगेन यहाँ 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा, और इसमें स्टडी प्लानर, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसन, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और एक चीज जो इंफॉर्मेशन है कि इसका जो रेट है वो हाइक होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और कुछ बैचेस हैं जो कल स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। कल इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं हुआ है, हालांकि कल इसके बारे में कैसे पढ़ाई करें कैसे नहीं करें, लेकिन आज से स्टार्ट होगा। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, और ये जो कोड है ना, इस कोड को यूज कर लो। ओके। इसके बाद हम ऑप्शनल को लेके चलते हैं। जैसे मान ली आपने जीएस कहीं से कर लिया है, कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ ऑप्शनल स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगेन आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है ना। ओके। तो चलिए आगे। जैसे कि मैंने कुछ बैचेस बताया, ये 28 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। कुछ ये बैचेस 6 मंथ एंड कुछ 1 ईयर एंड 2 ईयर्स के लिए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ तक देखा। आइकॉनिक प्राइस भी हाइक होने वाला है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके। तो चलिए, आपको याद होगा लास्ट हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था कल का, यानी नेफ्ट, एनईएफटी और आरटीजीएस। आरटीजीएस और एनईएफटी को मैंने बता ही दिया था, अपडेट करवा दिया था, आपको ध्यान होना चाहिए। देखो, 14 दिसंबर से हमारे शशिकांत साहब जी, यानी ये क्या है, ये आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इनने जानकारी 14 दिसंबर को दी कि भाई जो आरटीजीएस है ना, अब वो 24/7 उपलब्ध रहेगी, और ये छुट्टी के दिन भी इसकी सर्विस मिलेगी। देखो, आरटीजीएस और जो आरटीजीएस और एनईएफटी में दो मेजर डिफरेंसेस क्या है इसमें से, जैसे कि बड़ा अमाउंट अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और ये दोनों सुविधा आरबीआई प्रदान करती है। ठीक है ना। कौन सी, ये जो दोनों सुविधा मैंने बताया, यानी आरटीजीएस की, और आरटीजीएस के साथ साथ इसमें आप कह लोगे तो नेफ्ट की भी। ठीक है। इनमें डिफरेंट ये है कि भाई आरटीजीएस के अंतर्गत जो ज्यादा अमाउंट, 2 लाख से ऊपर का अमाउंट पेड किया जाता है, एक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे, ये जैसे रियल टाइम, इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी कहते हैं। वहीं एनईएफटी की तरफ देखो, नेफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो भाई नेफ्ट में होता क्या है
कि इसमें से जो अमाउंट होता है वो 2 लाख से नीचे तक का होता है। बाकी की सारी चीजें सेम है। अब उसको भी नेफ्ट को भी पिछले दिसंबर में उसको 24/7 कर दिया गया था। मतलब अब ये छुट्टियों के दिन भी क्या होगा कि इसकी सुविधाएं छुट्टियों के दिन भी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसके अंतर्गत क्या है देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक चीज और मैं बता दूं आपको, मैं बार बार सारी चीजें बोल रहा हूँ कि देखिए पीटी और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और खासकर आप पीटी में अगर आपको 15 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं तो आप ये कह सकते हो कि भाई 15 में से आप डायरेक्टली 10 से 12 क्वेश्चन स्ट्राइक करने में आप हिट कर सकोगे, डायरेक्टली हिट कर सकोगे बिना किसी फॉल्ट के, ठीक है। तो जैसे कि मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करता हूँ, आप खुद ही से देख सकते हैं कि हमारा ये जो बैंकिंग सेक्टर है यही टॉपिक अकेले 20 घंटे के आसपास कवर हुआ है, 20 घंटे में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी इकोनॉमी को, जैसे कि बड़ा टॉपिक है, इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक करीब हम पीटी और मेंस के लिए जो इंडियन इकोनॉमी है 150 घंटे में करीब पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो आगे आज का जो हमें क्लास स्टार्ट करना है, अर्थात आज के स्टार्ट करने का मतलब क्या, जो हमारा नया टॉपिक होगा वो आईएमपीएस होगा। क्या होगा, आईएमपीएस होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो जो ये सुविधा है, इस सुविधा को एनपीसीआई ये एनपीसीआई क्या करती है, प्रदान करती है। ये एनपीसीआई क्या है, आगे बढ़ेंगे एनपीसीआई के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अभी देखोगे कि एनपीसीआई ही यूपीआई की सुविधा प्रदान करेगी। तो ऊपर यानी जो ये नेफ्ट है, एनईएफटी देख पा रहे होगे, और आरटीजीएस यानी आरटीजीएस ये आरबीआई प्रदान करती है। लेकिन जो आईएमपीएस है ये यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ये सुविधा कौन प्रदान करता है, ये एनपीसीआई करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। इसके माध्यम से होता क्या है कि एक बैंक के खाते से किसी दूसरे अन्य खाते में जो पैसा होता है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसमें जो निपटारा है, जो सेटलमेंट है, ये तुरंत हो जाता है। तुरंत मतलब कि जैसे ही आप इमीडिएट पेमेंट होता है, ठीक है ना। देखोगे इसमें से जो 2 लाख से ज्यादा की धनराशि का इसमें से किसी प्रकार से अंतरण नहीं कर सकते हो आईएमपीएस के अंतर्गत। ये सुविधा है, कह लीजिए कि इसमें से मतलब छोटा अमाउंट आप क्या कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक वैसे जैसे कि नेफ्ट। लेकिन ये नेफ्ट की सुविधा आरबीआई देता है, और आईएमपीएस की सुविधा कौन देता है, ये आईएमपीएस की सुविधा आपको यानी एनपीसीआई देता है, ठीक है। तो आप इसमें अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो 2 लाख तक आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और यह सुविधा, अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह सुविधा ये आपको हफ्ते के यानी सप्ताह के यानी 7 दिन मिलेगी, और 24 घंटे मिलेगी, और 365 दिन मिलेगी साल के। तो आप ये कह सकते हो कि ये सुविधा छुट्टियों में भी क्या है, उपलब्ध रहती है, छुट्टियों के दिन भी काम करती है, ठीक है ना। तो ये है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको आईएमपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, आईएमपीएस कहते हैं, ठीक है। अगला है जैसे कि आपको, अब देखो यूपीआई, अच्छा यूपीआई के भी बारे में बात कर लेते हैं। यूपीआई आपको देखिए बता देता हूं मैं कि ये जब 2016 में आया, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीआई को एक मतलब एक अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च किया गया है, तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूपीआई है ना, ये इसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। देखो होता क्या है कि ये एक ई प्लेटफॉर्म है। ई प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ये, और इसकी स्थापना, यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने करी, ठीक है। स्टार्टिंग में जितने भी करीब अगर बात करें तो इसमें से 20 के आसपास बैंक थे, लेकिन अब इसमें से बैंक की संख्या है वो ऑलमोस्ट सारे बैंक जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, सारे बैंक इससे जुड़ चुके हैं। इसके माध्यम से इन बैंकों के जो जमाकर्ता इससे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और एक जमाकर्ता दूसरे के खाते में, दूसरे के अकाउंट में पैसा इसको यूज करके क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जाता है। देखो यूपीआई क्या होता है कि जो यूपीआई को कौन प्रदान करता है, एनपीसीआई। तो यह एक सर्विस है, ध्यान रखिएगा, यूपीआई इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ये कोई ऐप नहीं है, ठीक है। यूपीआई ऐप नहीं है, लेकिन यूपीआई ऐप के माध्यम से क्या करेगा कि इसमें से एक यूनिक कोड तैयार किया जाता है, जो कि उस ग्राहक की क्या होती है, ये पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है।
तो यह पहचान किसी भी माध्यम में हो सकती है, मोबाइल नंबर हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है, उसमें से आप किसी का डीओ भी हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है ना। तो एनपीसीआई के अंतर सॉरी यूपीआई के अंतर्गत आपने देखा कि इसकी जो ये सुविधा है कौन देता है, एनपीएससीआई देता है। देखो जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर से संबंधित वो सभी यूपीआई को यूज करते हैं, आपको याद होगा है जैसे कि, और उनके लिए उनमें एक जितने भी ऐप हैं, थर्ड पार्टी ऐप है खासकर, उन थर्ड पार्टी ऐप में एक कैप लगा दिया गया है, एक सीलिंग तय कर दी गई है। पहले साल जो सीलिंग होगी वो 50% की होगी, अभी बताऊंगा ये सीलिंग का मतलब क्या है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरे साल सीलिंग 45-40 के आसपास होगी, तीसरे साल सीलिंग वो 30 के या 33 के आसपास होगी। तो कुछ जितने भी ऐप हैं जो इससे संबंधित है उनमें सीलिंग लगा दी गई है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो अगला है हमारा क्या है कि इसमें से मैंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई के बारे में बताया कि ये कैसे वर्क करता है। तो यूपीआई जस्ट अ सिस्टम नॉट अ ऐप, पहले तो ये ध्यान रख दीजिएगा कि आपको अगर आपसे ऐसे यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन कि भैया यूपीआई एक ऐप है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हम ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। इसका इसको हम यूज करके ऐप के माध्यम से, थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और ये जो यूपीआई की सुविधा है, ये आइडेंटिटी है, ये कौन आपको प्रोवाइड करवाता है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यही आपको पता है कि ये रुपे कार्ड जो है ना, एनपीसीआई देखो भारत में तो बहुत कुछ किया, ठीक है, हालांकि इसकी मांग तो ऐसे ही एक सिस्टम की मांग अमेरिका में चल रही है। तो नो डाउट यूपीआई ने बहुत कुछ, जैसे कि यूपीआई ने रुपे कार्ड, आपको एक टाइम याद होगा कि मार्केट में बादशाहत हुआ करती थी वीजा और मास्टर कार्ड की, लेकिन अभी इनकी छुट्टी हो गई है, ठीक है। रुपे कार्ड अब हर बैंक जो है सब टाई अप हो गया है इनसे, और रुपे कार्ड वो वितरित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा, अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो यूपीआई किससे, मैंने बताया कि एक ग्राहक अपने जो साथी बैंकों को जोड़ सकेगा और इसके माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या इसके जैसे कि कोई जो मैंने एक यूनिफाइड सॉरी एक आइडेंटिटी बताई, तो उसके माध्यम से क्या है पैसा ट्रांसफर कर सकेगा, ठीक है, निधि को दूसरे अकाउंट में प्रदान कर सकेगा। एनपीसीआई ने अपना एक ऐप भी जारी किया है, जो यही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसने एक अपना ऐप भी जारी किया है, गवर्नमेंट का ऐप है, आपने खूब सुना होगा, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, यानी भीम ऐप। तो भीम ऐप के बारे में बात करी जा रही है। इसका जो भीम ऐप का प्रयोग है ना, ये स्मार्टफोन या फिर किसी ऐसे साधारण फोन में किया जा सकता है, जिसके और इसी के माध्यम से करीब 1 लाख रुपए तक का धन का अंतरण अर्थात क्या है कि पैसा सेंड किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो भीम ऐप है ना, इसको भी किसने लॉन्च करा है, एनपीसीआई ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो अब एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लो। आज हम कोशिश करेंगे ये सारा कंप्लीट पढ़ने की, ठीक है ना। तो आपने ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस देखा, इसमें अब तक सारे बैंक जुड़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें मैंने बताया कि जो 1 लाख तक का भीम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला हमारा सब हेडिंग है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, देखिए जैसे कि इसमें ऑलरेडी पहले से मेंशन है, मैं इसको हाईलाइट भी करता चलता हूँ, है ना। तो बच्चा लोग देखिए, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि मेरा ये आप यूज करके और सब लोग सब्सक्राइब कर लो, है ना, जो मेरा ये कोड है, ताकि हम एक कॉम्प्रहेंसिवली आपसे बहुत अच्छे से जुड़ के और आपकी प्रिपरेशन को एक बेहतर मोड पे ला सके, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना आरबीआई ने करी। क्या है, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग इंडियन जो बैंक एसोसिएशन है तो उनने करी, लेकिन इसमें से गाइडलाइन किसकी थी, आरबीआई की, ध्यान रखिएगा। तो अगर स्थापना की बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा इंडियन बैंक एसोसिएशन करते हैं, और वर्तमान में भारत में करीब इसमें से जितने भी बैंक हैं वो इसके हिस्सेदार हैं, ज्यादातर बैंक इसके हिस्सेदार हैं, क्योंकि आपको मर्जर हो गया है बैंकों का, पहले तो बहुत सारे बैंकों की संख्या थी, तो सभी को नहीं कह सकते थे, अब बैंकों का ज्यादा से ज्यादा मर्जर हो गया है। तो जो पेरेंट बैंक है, जो जो भी मर्जर हुए हैं बैंक, तो ऑब्वियस वो तो इसकी इसमें मतलब इसके हिस्सेदारी में शामिल था। तो आप कह सकते हो कि जितने भी बैंक ज्यादा से ज्यादा करीब 95% मोर देन 95% बैंक जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो इसकी स्थापना में क्या थे, हिस्सेदार थे।
इसकी स्थापना यानी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत करी गई थी और इसने कार्य अपना जो प्रारंभ करेगा 2008 में करेगा। इसकी जो यानी इसका जो पर्पज है इसकी स्थापना का वो क्या है, रिटेल पेमेंट, ठीक है ना, रिटेल पेमेंट सर्विस का इसका मतलब है उद्देश्य है कि जो रिटेल में पेमेंट किया जाता है वैसी सर्विस को क्या करवाना, प्रदान करना। और साथ साथ आप देखोगे कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के प्रावधानों के अंतर भी कंपनी ने क्या करेगा, कंपनी के जो सॉरी 2000 सॉरी 1956 और 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी की श्रेणी भी इसी में क्या आएगी, आएगी। तो ध्यान रखिएगा इसमें कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी इसका ये सारी चीज इसका जो प्रावधान किया गया है। तो ये अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन देखो इससे बहुत ज्यादा नो डाउट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको डीपली बहुत क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसके, आप ये कह सकते हो फैक्ट से क्वेश्चन पूछेगा इसकी, जैसे कि पिछली बार यूपीआई से क्वेश्चन पूछा था 2018 में, फिर 17 में एक बार क्वेश्चन पूछा। तो ऑलरेडी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं और कोशिश की जाती है कि इसी वजह से मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यूआर कोड देख लेते हैं, ये क्यूआर कोड होता क्या है भाई। देखो अगर क्यूआर कोड की अगर हम बात करते हैं तो जो क्यूआर कोड है ये बार कोड ये एक प्रकार का विकल्प है, ठीक है। तो एक प्रकार के विकल्प के रूप में इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि ये उत्पादों पर मुद्रित होता है। आप कोई भी चीज लेके आओ ना, जैसे आजकल ज्यादातर तो उसपे से उसकी ये पहचान है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि उस चीज की ओरिजिनलिटी की पहचान है। जैसे कि मान लो मोबाइल पे तो हालांकि नहीं होता है, ज्यादातर मैंने मतलब मोबाइल जब बेचते हैं तो उस पे नहीं होता है, लेकिन ये जो उत्पाद होते हैं, जैसे मान लो ये मोबाइल है तो इसपे से क्यूआर कोड इसके बारे में, तो इसकी सारी आप क्या करते हो, स्कैन करते हो तो सारी जानकारी इसकी मिल जाती है, ठीक है ना, क्यूआर कोड से। तो एक्चुअल में ये आप देखोगे जो क्यूआर कोड है ये एक विकल्प के रूप में देखा जाता है कि आप इसे स्कैन करो और क्या करो कि सारी इसकी जानकारी ले लो। तो इसमें क्या होता है, यह उत्पादों पर मुद्रित होता है और इसके माध्यम से पेटीएम जैसे जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, क्यूआर कोड आज तो हर किसी का आ गया है, ठीक है ना। भारत का भी ये क्या बोलते हैं एक भारत का भी क्यूआर कोड आ गया है ना, और सभी का तो ऑलरेडी है, गूगल पे का क्यूआर कोड है, फोन पे का क्यूआर कोड है। करीब ये 17 ऐसी जो ई पेमेंट ऐप है इन सभी का क्यूआर कोड है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि आप स्कैन करके और ये मोबाइल ऐप का प्रयोग करके एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, ध्यान रखिएगा भीम में वॉलेट का कोई सुविधा नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जो पैसा है उसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये कोड कई भाषाओं में हो सकता है, जैसे कि जापानी लैंग्वेज में हो सकता है, अंग्रेजी भाषा में हो सकता है, इसमें कई लैंग्वेजेस मिक्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये है आपने देखा क्यूआर कोड, ओके, क्या है, क्यूआर कोड, बार कोड। चलो थोड़ा सा इसके इन बैंक इनके बारे में देख लो, हमें खाली पेज चाहिए था जो कि बच्चे ने खाली पेज लगाया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, तो चलो देखो अगला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्राउन लेवल एटीएम, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन है। चलो देखो ये जो ब्राउन लेवल एटीएम है ना, ब्राउन लेवल एटीएम यह एक बैंक के नाम से चलते हैं। मतलब मैं उदाहरण बताता चलता हूँ, ये क्या है, ये जो होते हैं ये बैंक के नाम से चलते हैं। मतलब बैंक के नाम से कैसे चलते हैं कि जैसे कि ब्राउन लेवल एटीएम होगा, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो वो बैंक के नाम से, उसमें पीएनबी, उसमें और कोई, जैसे कि आपको को ब्रांडेड कार्ड बताया था, याद है, ठीक है, को ब्रांडेड, जब मैं आपको कार्ड बता रहा था ना को ब्रांडेड, ठीक है। तो अब वो कार्ड के बारे में हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कार्ड को मत ले लीजिएगा कि उसमें कंपनी का नाम होता है, रुपए का भी नाम होता है, ये गेटवे पेमेंट कंपनी होती है। यहाँ एटीएम की बात हो रही है भैया, वो जो मशीन है जिससे पैसा निकालते हो, ठीक है, और आप एटीएम कार्ड सोचने लगे हो, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। तो ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन की बात हो रही है, ये जो आपको इसमें से ये कौन से एटीएम है, ध्यान रखिएगा जरा, ये कितने प्रकार के एटीएम होते हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो जो ब्राउन लेवल एटीएम है, जो ब्राउन लेवल एटीएम है, ये एटीएम एक बैंक के नाम से चलते हैं। बैंक के नाम से आपने देखा होगा कि वो जैसे कि पीएनबी का एटीएम है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई ना ही एडवर्टीजमेंट होता है और वो पर्सनली उसी के नाम से चलता है। या पीएनबी का हो, एसबीआई का, किसी भी बैंक का हो, केवल अगर बैंक के नाम से चले तो उसको ब्राउन लेवल एटीएम कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्राउन लेवल एटीएम कहेंगे। नेक्स्ट है व्हाइट लेवल एटीएम, ध्यान रखिएगा क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम। भैया ये क्या है व्हाइट लेवल एटीएम, एनबीएफसी द्वारा स्थापित होते हैं। एनबीएफसी याद है, बता चुका हूं, एनबीएफसी दो प्रकार की एनबीएफसी थी, है तो बहुत ही कई प्रकार की,
ठीक है, हम मैंने आपको 2 ही प्रकार की पढ़ाया, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको वहां से क्वेश्चन इतना डीप नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। तो ये एनबीएफसी अगर जब किसी एटीएम की स्थापना करेगी, स्थापित करती है, स्थापना क्या कि अगर कोई कई जगह स्थापित सिचुएट कर देती है, रख देती है, तो व्हाइट लेवल एटीएम कहलाएगा। क्या है ये? व्हाइट लेवल एटीएम कहलाएगा। ऑब्वियस है। अगला नेक्स्ट, ग्रीन लेवल एटीएम। अब जरा देखो, ग्रीन लेवल एटीएम का मतलब क्या है? ये कृषि के उद्देश्यों से, भैया हरा, जरा देखो ना, तो कृषि के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो एटीएम है ग्रीन लेवल एटीएम, ये कृषि के प्रयोग से क्या हो जाएगा? उपयोग किया जाएगा। जैसे कि इसमें से बायोमेट्रिक जो इसमें से इम्प्रेशन से चलने वाले एटीएम को भी आप देखोगे ग्रीन लेवल एटीएम कहा जाएगा। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो कि कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे सिफ्रेशन नहीं है, ठीक है ना, इम्प्रेशंस है, इम्प्रेशंस, ठीक है, ये गलत हो गया, बायोमेट्रिक इम्प्रेशन, ठीक है, इसे काट दो। तो जो ऐसे एटीएम जो बायोमेट्रिक इम्प्रेशन से चलते हैं, तो उनको भी ग्रीन लेवल एटीएम कह सकते हो। पिंक लेवल एटीएम खूब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, और अगेन जो भी चीजें ध्यान रखिएगा, पिंक हो महिलाओं से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के इनको प्रयोग के लिए होती है, जो पिंक लेवल एटीएम होता है। अगला होता है येलो लेवल एटीएम। इसका प्रयोग ई कॉमर्स लेन-देन के लिए होता है। जैसे ई कॉमर्स आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक अगर हम किसी प्रकार से, जैसे कि कई बार देखते हैं कि हमें ई ट्रांसफर करना है, ठीक है, ई मनी ट्रांसफर करना है, तो उसके यानी ई कॉमर्स के लिए, लेन-देन के लिए होता है, ठीक है। अगला है हमारा ऑरेंज लेवल एटीएम। ये देखो, तो शेयर्स की जो खरीदारी होती है ना, तो खरीदारी यानी शेयर की खरीद बिक्री के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है, जो ऑरेंज लेवल एटीएम होता है। किसका? ऑरेंज लेवल एटीएम लिख देते हैं ना। और अच्छे इसमें तो कलर हैं, तो उन कलर में ही इन्हें क्यों ना ही, ये तो रेड है ना, चलो इसमें से चलो देखो, ऑरेंज लेवल जो एटीएम है, अगर आप ऑरेंज लेवल एटीएम की बात करें, तो शेयर की खरीद बिक्री के उद्देश्य से यूज होता है, ठीक है। येलो लेवल एटीएम देखो, ये ई कॉमर्स लेन देन के लिए किया जाता है, जो येलो लेवल एटीएम है, ई कॉमर्स लेन देन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना, ई कॉमर्स लेन देन के लिए किया जाता है। और इसमें ग्रीन लेवल एटीएम, ये ग्रीन लेवल एटीएम है ना, ये कृषि के उद्देश्यों, मान लो कृषि से संबंधित चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। व्हाइट लेवल एटीएम ऑलरेडी ये व्हाइट ही है, और ब्राउन लेवल, ठीक है। अगला देखो, इसमें से एक ऑन साइट एटीएम होता है, ये वन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑन है, ध्यान रखिएगा, इस बच्चे ने गलत लिख दिया है, ये ऑन साइट एटीएम, इसको इरेजर होना चाहिए यहाँ पे ना, ये थोड़ी नहीं इरेज हो जाएगा, तो ये ऑन नहीं है, हम्म, ये वन नहीं है, ऑन है, ध्यान रखिएगा। ऑन साइट एटीएम, देखो ये जो ऑन साइट एटीएम, एटीएम इनसाइड द बैंक, जो एटीएम बैंक के अंदर होगा ना, एटीएम इनसाइड द बैंक का मतलब कि बैंक के अंदर अगर जो एटीएम होता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑन साइट एटीएम। ये भी पूछा जा सकता है, ऑन साइट एटीएम। अब ऑफ साइट एटीएम, ठीक है, तो क्या होगा? जो एटीएम बैंक के बाहर होगा, यानी एटीएम आउटसाइड द बैंक, but it is located at the such other places such as shopping centers and airport, railway station, पेट्रोल पंप्स, जहाँ भी मतलब बैंक से बाहर कहीं भी स्थापित हो, कहीं भी रखा हुआ हो, उसको ऑफ साइट एटीएम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑफ साइट एटीएम कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलो अब देख लो सीटीएस 2010, ये सीटीएस क्या है बड़ा, इसमें सारी चीजें वैसे ऑलरेडी मिल सकती हैं। देखो, सीटीएस के बारे में जरा आप थोड़ा सा सुन लो। जो अगर हम सीटीएस की बात करते हैं, यदि एक बैंक खाते से संबंधित जो चेक किसी अन्य शहर के खाता धारक को प्राप्त हो जाए, तब ऐसी स्थिति में पहले चेक भौतिक रूप में क्या होता था कि उस खाता जो शाखा थी, जो उस खाता से अकाउंट से संबंधित जो ब्रांचेस हुआ करती थी, तो उसको क्या किया जाता था? भौतिक भौतिक रूप से, जैसे चेक जो जिसने साइन किया उसको भेजा जाता था।
लेकिन जहां अब देखो अब हुआ क्या कि ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें बदली, तो इसके चलते अब वो भेजना जो भौतिक रूप से जरूरी नहीं है, जो सीटीएच 2010 है, इसमें कुछ बदलाव किए गए और इस बदलाव के अंतर्गत अब क्या किया गया कि आप स्कैन करके उसके सेम प्रतिरूप को जांचा जा सकता है, आप उस सेंटर अर्थात कुछ ब्रांचेस में भेज सकते हो, तो भौतिक चेक के रूप में बैंक की शाखा में भेजना कोई अनिवार्य नहीं रह गया है कि आप तभी जब भौतिक रूप से चेक भेजोगे तभी पॉसिबल है, तभी पैसा निकलेगा अर्थात अंतरण हो पाएगा, पहले ऐसा होता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, यही है कि अब भौतिक रूप से चेक भेजना जरूरी नहीं है, आप स्कैन करके उसका जो प्रतिरूप है, उसका जो रूप है, उसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे आगे देखोगे, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है ना, इसको डीएसआईबी भी बोला जाता है शॉर्ट भाषा में, डीएसआईबी। जरा ये देख लो कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इसका मतलब क्या होता है। देखो कुछ बड़े बैंकों आरबीआई ने भारत में एक श्रेणी में एक सीरीज बना के रखा है। ये जितने भी बड़े बैंक हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी पर ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, जो भारत की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप देखोगे इन पर आरबीआई ज्यादा कंट्रोल रखती है, इस वजह से ज्यादा कंट्रोल रखती है कि अगर ये बैंक कुछ अनियमितताएं करेंगे तो उन्हें पता चलना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े क्षेत्र को, बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लो कि बड़े बैंक एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, ये सभी बड़े बैंक है। तो इस श्रेणी में आरबीआई उन बैंकों को रखा रखा जाता है, इस श्रेणी में आरबीआई उन बैंकों की रखेगी जिनकी परिसंपत्ति भारत में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी का करीब 2% हो, तो उस सभी बैंकों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। क्यों, इनमें ज्यादा देखो, अब ऑब्वियस है, अगर आरबीआई कंट्रोल भी करेगी इनको ज्यादा, तो इनको इंसेंटिव के चांस भी आरबीआई की तरफ से ज्यादा होंगे। मतलब क्या है कि अगर दो बैंक डूब रहे हैं तो आरबीआई सपोर्ट तो करेगी, लेकिन अगर ये हो जाए कि आरबीआई एक प्राइवेट बैंक को सपोर्ट करे या फिर पब्लिक बैंक को, तो आरबीआई ऑब्वियसली पब्लिक बैंक को सपोर्ट करेगी। क्यों, क्योंकि इनका बड़ा रोल है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है ना, अगर आप इस बैंक की बात करें तो ये कह सकते हो कि वो सभी बैंक जिनका भारत की जीडीपी का 2% करीब हिस्सा यदि शेयर रखते हैं, उन सभी बैंकों को इस श्रेणी में लाया जाता है। ये सभी बैंक वे बैंक होते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल अदा करते हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके चलते आरबीआई इनको कंट्रोल करती है, ज्यादा कंट्रोल करती है, ताकि ये अनियमितताएं न बरत सके। ठीक है, इसको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखो आज हम ये सारा देखो ये चैप्टर ना यानी बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, यानी पीसीए फ्रेमवर्क क्या है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पीसीए फ्रेमवर्क क्या है। देखो बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा एक इनिशिएट किया गया, पहल करी गई। इसके अंतर्गत आरबीआई ने भारत में जितने भी कार्यरत सभी जो बैंक्स पर एक निगरानी रखती है, अब काफी कड़ी निगरानी रखती है। इसके अंतर्गत होता क्यों क्या है कि देखो, ये बैंक में अगेन बता दूं कि बैंकों में जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है। तो अगर बैंक इधर उधर कुछ फ्रॉड करने की सोच रहे हैं या कुछ अनियमितताएं करने की सोच रहे हैं, तो इनमें से कड़ी नजर रखी जाती है। तो आरबीआई क्या करेगा, इस उद्देश्य से बैंक की जो जमा राशि है, बैंक की एसेट्स है, बैंक का जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट है और उसका लॉसेट है, इन सभी का इवेल्युएशन करती है। ठीक है, और इवेल्युएशन करने के बाद अगर मान लो कि जो बैंक में किसी भी प्रकार का उसका जो हेल्थ है वो मतलब इनवर्स होता है, प्रतिकूल होता है, वो उसके अनुकूल नहीं होता है जैसा कि चाहता है, तो उन बैंक को कैटेगरी फर्स्ट में रखा जाएगा। कौन रखेगा कैटेगरी फर्स्ट में, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत आरबीआई रखेगा। कौन से बैंकों को, वो बैंकों को जिनका किसी प्रकार से जो हेल्थ है, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ हेल्थ है, वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, अर्थात प्रतिकूल है। ठीक है, जो आरबीआई को उम्मीद है वैसा नहीं है। तो इस कैटेगरी में रखे हुए बैंक को आरबीआई के कुछ दिशा निर्देश होंगे जो कि पालन करना होगा। यदि बैंक, अगर मान लो कि कोई भारतीय बैंक है या तो कोई विदेशी बैंक है, तो पहले तो भारतीय बैंक के लिए सुन लिए,
तो आरबीआई उसे भारतीय बैंक को कहेगा कि लाभांश का, अगर मान लो कहती है आरबीआई कि आपको लाभांश का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या करना है, संग्रहित करके रखना है, वितरित नहीं करना है। मतलब ये कह सकता है भारत की जो आरबीआई है, केंद्रीय बैंक है, तो उन बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है कि भैया आपको कितना पैसा अपने जो शेयर धारकों को लाभांश कितना बांटना है, कितना नहीं बांटना है। वहीं विदेशी बैंक होगी तो संस्थापक को और ज्यादा पूंजी निवेश करने के लिए कहेगी आरबीआई। क्यों? क्योंकि देखो वो जितना भी लाभ और हानि का उनका मैनेजमेंट देखेगा, लेकिन उनसे बोला जाएगा कि भैया आपका जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है भारत में बैंकिंग सिस्टम में, वो आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो आप क्या करो कि इसमें से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो, ताकि हो सकता है कि एक बार दोबारा से जो एक तरीके से हेल्थ ठीक नहीं है वो रिवाइव कर जाए, है ना। यदि मान लो अब भी स्वास्थ्य में किसी प्रकार से सुधार नहीं होता है, तो बैंक क्या करेगा, उनको कैटेगरी सेकंड में रख देगा। बैंक क्या करेगा, इन बैंकों को कैटेगरी सेकंड में रख दिया जाएगा। और ऐसे में बैंक जो पहली शर्तें तो लागू करेगा ही करेगा, जो पहली शर्तें बताई थी बैंक ने कि आपको विदेशियों के लिए, विदेशी बैंकों के लिए ज्यादा से परिसंपत्ति रखनी होगी, और भारतीय बैंकों को अपने लाभांश को यानी कम वितरित करना है या वितरित करने से मना ही कर देगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके हेल्थ पे, यानी किसके हेल्थ पे, बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ पे। अगर अब भी ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अगर अब भी ऐसा नहीं होता है तो होगा क्या कि बैंक को नई शाखाएं स्थापित करने से, सेकंड कैटेगरी में मैंने बताया कि बैंक पर पहली शर्त तो लागू होगी, अगर सेकंड कैटेगरी में उसे रख दिया जाता है तो बैंक को नई शाखाएं खोलने से बंद रोक दिया जाएगा, उसको मना कर दिया जाएगा। और घाटे में जितनी भी शाखाएं चल रही हैं उनको बंद करने का भी सुझाव दिया जा सकता है या दिया जाएगा। यदि इसके उपरांत भी किसी भी प्रकार में का कोई बदलाव नहीं देखा जाता है, तो वही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत कैटेगरी थर्ड में उन बैंकों को रखा जाएगा। अगर दो कैटेगरी में रखा गया तभी कोई सुधार नहीं है, तो उन बैंकों को कैटेगरी थर्ड में ला दिया जाएगा। अब कैटेगरी थर्ड में क्या प्रावधान होंगे, अगर हम कैटेगरी थर्ड के प्रावधानों की बात करें तो देखो कैटेगरी थर्ड में जो रखे गए बैंक पर पहली दो शर्तें तो ऑलरेडी लागू ही होंगी। साथ ही साथ इन बैंकों को अपने जो बड़े उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे सीएमडी हो गया, चेयरमैन हो गया, मैनेजमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, तो ये जो बड़े अधिकारी हैं इनका वेतन में कटौती करने की भी सुझाव दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि बैंक को नया ऋण लेने और देने से क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, ताकि लोगों को रिस्क में ना डाला जाए, और इसका जो हेल्थ है वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी जाएगी। यदि ये सारे उपाय सफल नहीं होते हैं, बैंक अब भी सफल नहीं हो पाई है, सारे उपाय असफल हो जाते हैं, तब किसी बैंक का मर्जर होता है। तो बैंक के मर्जर की प्रक्रिया ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये क्या किया जाता है कि उसको एक परखा जाता है, जांचा जाता है, और सब देख लिया जाता है कि अब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो फिर बैंक पे क्या है, उस पे विलय, ध्यान रखिएगा, मर्जर का जो ये है, दूसरे अच्छे बैंक या किसी भी बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो आपने यहां तक देखा कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैंने बताया ना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत कि भैया इसके अंतर्गत जो आरबीआई है इसमें कड़ी निगरानी रखती है, और जो सारे बैंकों को, भारतीय बैंकों के लिए भी और विदेशी बैंकों के लिए, जो भारत में विदेशी बैंक उपस्थित हैं, ठीक है, जो अपना कारोबार भारत में कर रहे हैं, तो इनकी जमा राशि पे, सारी परिसंपत्ति पे, यानी जो एसेट्स है, खर्चा, लाभ, व्यय, हानि, सभी पे नजर रखी जाती है। और अगर किसी भी प्रकार से इनका हेल्थ प्रभावित होगा तो कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बांटा जाएगा। अगर अब भी ये नहीं सुधरते हैं बैंक तो उनको विलय कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई स्टूडेंट को कोई अब डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपने देखा, आज हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी देख लिया। आज ये जो हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अर्थात ये बैंकिंग सिस्टम, तो किसी प्रकार से कोई स्टूडेंट को यहाँ तक डाउट नहीं होगा। अगर होता है, देखो एक चीज और आपको बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट के लिए चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो या यूपीएससी हो, ये जो क्लासेस हैं
यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के लिए मैं ऐसी कंबाइंड क्लासेस ले रहा हूँ कि अलग से पीसीएस ना पढ़ाना पड़े और अलग से यूपीएससी ना पढ़ाना पड़े। इसको कॉम्प्रहेंसिवली इसी वजह से मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर 20 घंटे की क्लास मात्र बैंकिंग सिस्टम की होती है, बैंकिंग सेक्टर की होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जा रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले तो आपको ये जरूरी है कि आप टीचर को जज करिए। जज करने का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर से उठ पटांग क्वेश्चन पूछिए क्लास के दौरान। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पिछले 10 सालों के पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर के, और साथ में आप सिलेबस उठाइए, टीचर क्या पढ़ा रहा है। अगर आपने कोई जैसे कि बैंकिंग सिस्टम पढ़ा और बैंकिंग सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप उनमें से करीब 70 या 80% क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम है, तो अगली क्लास करिए, चाहे मैं हूं या चाहे कोई एजुकेटर हो, अगली क्लास करिए। क्योंकि देखो, बिना आपका ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ पता है भाई साहब क्या है, कि पढ़ रहे होते हैं उस कोल्हू की बैल की तरह, कि उस बेचारे को पता नहीं होता है कि उसका मतलब वही चक्कर लगा रहा होता है, वही चक्कर लगा रहा होता है। तो इन चीजों पे जरा गौर करिए। आपका फ्यूचर है, ये जो टाइम है ये गोल्डन टाइम है। इस टाइम को आप कहीं और नहीं खपा सकते हो, ठीक है। चाहे मैं हूं या कोई और एजुकेटर है, अगर आपको लगता है कि मेरे मतलब की क्लासेस नहीं है, तो आप बिल्कुल भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप ये कैसे पता करोगे कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं सही पढ़ा रहे हैं, अर्थात आपके काम का है या नहीं काम का है, तो वह सबसे जो ज्यादा जरूरी है, ये तभी पता चलेगा जब आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन उठा के खोलोगे और आपको आइडिया लगेगा। देखो एक चीज और बता दूं आपका ना, अब यूपीएससी की पढ़ाई को लेकर के बहुत सारे मिथ है, बहुत ज्यादा मिथ है। एक तो यहाँ ये बता दिया गया है यूपीएससी को पढ़ने के दौरान कि बिना एनसीईआरटी के कुछ संभव ही नहीं है, बिना एनसीईआरटी के कुछ संभव ही नहीं है। ये कितना बड़ा मिथ है। एक चीज बताओ यार, आप लोग 6 से 12 तक पढ़े हो तो क्या कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे क्या? आपने 10th में 80% लाए, 12th में 80% लाए, 80% का मतलब समझ रहे हो। अगर ये सब ठीक है, तो दोबारा पढ़ने की एनसीईआरटी की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरत नहीं है, सारी एनसीईआरटी देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम अर्थात ये जो मास्टर बिरादरी अर्थात एजुकेटर बिरादरी, देखो मेरा कंसर्न आपके प्रति है, ठीक है। कंसर्न आपके प्रति, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो कहानियां है, 6 की एनसीईआरटी उठा लो कहानियां है, 7th की एनसीईआरटी उठा लो कहानियां है, 8th की एनसीईआरटी उठा लो कहानियां है। अरे बेसिक्स बेसिक्स की क्या बात करते हो, सार कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, कोई भी किसी भी राइटर का अच्छा स्टैंडर्ड बुक हो, उसमें सारी चीजें हैं, सारी चीजें उसमें मेंशन है। तो पहले तो आप एक काम करो, जब यूपीएससी अगर तैयारी करने आए हो तो 5 साल तो क्या करो, आप क्योंकि 70-60 बुक होती है एनसीईआरटी में, तो यही पढ़ लो, ठीक है। देखो शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता सक्सेस का। आपको लगता है कि आप वीडियो देख के पढ़ लेंगे और बिना और कुछ आपको खुद से एफर्ट नहीं करना होगा, सेल्फ स्टडी नहीं करनी होगी, तो भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल भी छलावा नहीं करना चाहता किसी भी स्टूडेंट के साथ, ये एकदम ओपन एंड सट है, सट केस है। कैसे? अगर आप देखो, अगर आप चाहते हो कि अच्छा देवी सिंह सर हैं, इंडियन इकोनॉमी तो कंप्लीट कर रहे हैं, कोई समस्या तो है नहीं, हम इंडियन इकोनॉमी में मास्टर हो जाएंगे, तो तब भैया तो नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, क्लास में आपने लेक्चर पढ़ा, इसके बाद आपके पास नोट्स होती है, उसको नोट्स के 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ो, ठीक है। तभी पॉसिबल है, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि बस वही है कि अब तो 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान, 12 ईयर प्लान एंड 14 ईयर प्लान आफ्टर ऑल डेट ओवर, है ना। तो अरे यूपीएससी निकालने के लिए 2 साल बहुत है, सफिशियंट है, 2 साल सफिशियंट है। लेकिन अगर रणनीति हो सही पढ़ाई करने की, आपको 16 घंटा नहीं पढ़ना है भैया, 6 घंटा मोर देन सफिशियंट है, लेकिन रणनीति ही नहीं है, कोई वही नहीं है। मैं क्लास लेके आता हूँ तो मेरी क्लास में ज्वाइन करते हो, कोई और क्लास लेके आते हैं वहां भी ज्वाइन करते हो, कोई और क्लास लेके आते हैं वहां भी ज्वाइन करते हो, एक ही सब्जेक्ट को 4 लोगों से पढ़ते हो, तब भी पॉसिबल नहीं है। देखो, मैं 4 लोगों में आप चूज करो, मेरे कहने का मतलब कि कौन बेहतर है,
बेहतर ये कैसे पता चलेगा कि कौन आपके काम का है, काम का, कि कौन यूपीएससी में जो पढ़ा रहा है टीचर, तो क्या यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? भैया इकोनॉमी का मतलब बहुत बड़ा सेक्शन होता है, बहुत बड़ा सेक्शन होता है। अगर हम पढ़ाते चले तो आधी ज्योग्राफी की चीजें इकोनॉमी में आ जाएंगी, कृषि से इंडस्ट्री, हालांकि ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमी भी, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल हो गए, ये सारी चीजें, और कितना पार्ट है, कितना बड़ा सेक्शन है। तो ये देखो, यूपीएससी या कोई भी परीक्षा को निकालना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है कि उसकी हमें रणनीति और उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो खैर ये डेली का लेक्चर होता है, ये तो देना ही होता है, नहीं आप लोग भटक जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छे से सब लोग पढ़ो, अच्छे से ज्वाइन करो, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, खुद के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, है ना? बस सब हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, जितने भी एजुकेटर हैं सब अच्छे एजुकेटर हैं। ठीक है, सब अच्छे एजुकेटर हैं। आप अपनी पढ़ाई को देख लो, बेहतर कर लो, अच्छे से कर लो, ओके। और हमारे साथ जुड़ गए, और मेरा कोड तो कतई नहीं भूलो। ठीक है, देबी वाई टी SP DSC 10 दोनों कोड है। देबी वाई टी ये कोड है, इसको भी यूज कर सकते हो, और SP DSC 10, SP DSC 10, ओके। तो हमने ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क देखा, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, PCA फ्रेमवर्क है ना? देखो ये भी हमने ये चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम भी देख लिया है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक को भी हमने पढ़ लिया है ना? इसके साथ साथ पीसीए फ्रेमवर्क को भी हमने कंप्लीट कर लिया है कि पीसीए फ्रेमवर्क क्या है, यहाँ तक कोई भी बच्चे को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब ये स्विफ्ट के बारे में जरा देख लो, और इसी में तो घपला हो गया था, है ना? पीएनबी का भी जो लास्ट मैटर था, पैसा पीएन पंजाब बैंक का क्या हो गया था, डूब गया था, और आप तो जानते हैं कितने डुबो दिया था। चलो खैर छोड़ो। तो देखो ये स्विफ्ट, ये स्विफ्ट क्या है, जरा इसके बारे में देख लो। स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये एक सूचना प्रौद्योगिकी मंच है, अगर हम इसकी बात करें, यानी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक फोरम है। इसको 1973 में करीब 7 बैंकों ने मिलकर इसको तैयार करते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है अगले 4 वर्षों के बाद धीरे से स्टार्ट होता है। फिर आप देखोगे कि यह व्यवसाय से पहले, सॉरी, यह व्यवस्था से पहले, जो आप देखोगे इसकी जगह जो ये स्विफ्ट है, एक दूसरा मॉडल वर्क कर रहा था, टेलेक्स, क्या था? एक टेलेक्स है। तो जो स्विफ्ट है वो टेलेक्स को प्रतिस्थापित कर देगा, अर्थात ये क्या कर देगा, उसको हटा के, और ये व्यवस्था स्थापित करी जाएगी। इस व्यवस्था में जो प्रयोग किए जाने वाला जो सर्वर है वो बेल्जियम के ब्रसल्स में है। ध्यान रखिएगा, जो स्विफ्ट का सर्वर है वो बेल्जियम के ब्रसल्स पे है। ठीक है, और इस पूरी व्यवस्था के जितने भी बड़े बैंक है भारत के, सॉरी दुनिया के, वो सारे बैंक करीब इसमें से 250 के आसपास बैंक जुड़े हुए हैं, और उन 250 से बैंकों की करीब 11,000 से भी ज्यादा जो शाखाएं हैं इस माध्यम के, इस सुविधा से, अर्थात ये जो स्विफ्ट है इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। देखो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर हम बात करें, तो बैंक बस नहीं जुड़े, बल्कि वैसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एनबीएफसी भी, या फिर जो बड़ा ऋण प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें देखो इसके अंतर्गत होता क्या है, अब ये देख लो। तो इससे जुड़े हर एक बैंक को, जो स्विफ्ट से जुड़ा है, इस सर्वर से जुड़ा है, तो इससे जुड़े हर एक बैंक को, हर एक प्रत्येक शाखा को, उस बैंक की एक कोड, एक स्पेशल कोड होता है उसका, जो कि ये कोड करीब 8 से 11 डिजिट का होता है, और ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि इसमें से ABCD और ये 1 2 3 मतलब गिनती, काउंटिंग और अल्फाबेट, ये दोनों शामिल किए जाते हैं इसके कोड पे। और ये कोड उस शाखा की एक स्पेशल विशिष्ट पहचान होता है। ये क्या होता है, उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है उस शाखा की, जो स्विफ्ट से के सर्वर से जुड़े हैं ना, तो ये विशिष्ट पहचान होती है। आप इसी के अंतर्गत देखोगे जो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म है, ये स्विफ्ट प्लेटफॉर्म दो बैंकों के बीच एक वित्तीय संदेश को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एक मैसेज देता है वित्तीय संदेश का। दो बैंक है, अगर स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो यह एक बैंक से दूसरे बैंक में एक की इलेक्ट्रॉनिक मैसेज क्या करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। इसके माध्यम से किसी एक बैंक की शाखा से किसी अन्य जो देश के कार्यरत कोई भी बैंक हो, उसकी शाखा में पैसे ट्रांसफर के लिए क्या किया जा सकता है, रिक्वेस्ट डाली जा सकती है। आपको याद है
अच्छा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट तो समझते होंगे ना आप, जैसे कि मान लो आपको आप गूगल पे यूज करते होंगे, तो पैसा जब वहां जब आप पे करने का आता है ना कि आपको पेड करना है वहां से, तो पहले रिक्वेस्ट का भी बगल में सिंबल आता है कि अगर आप जैसे 10,000 का रिक्वेस्ट डाल दो, तो ठीक उसमें से क्या किया जाता है कि कोई भी ब्रांच, कोई भी बैंक की ब्रांच दूसरे देश में किसी भी, अगर वो स्विफ्ट सर्वर से जुड़ा हुआ है, तो वहां क्या कर देगा, रिक्वेस्ट डाल देगा। स्विफ्ट का प्रयोग एक खाते से किसी दूसरे खाते में जो पैसा है उसके ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है, जो स्विफ्ट के माध्यम से इसका जो प्रयोग है। जैसे कि आपको एक मैटर खूब याद होगा अच्छी तरीके से, इसे कौन भूल सकता है, जो पंजाब बैंक में फ्रॉड करा था नीरव मोदी जी ने, ठीक है। तो नीरव मोदी वाली जो घटना है वो स्विफ्ट का ही प्रयोग करके ही उसने फ्रॉड करा था। और इस घटना में कई जो देश अन्य देशों के जो कार्यरत बैंक है, तो उनमें से ये रिक्वेस्ट भिजवाई थी, जो भारत में पीएनबी महाराष्ट्र में था ना, तो उसके कुछ अधिकारियों, इसमें अधिकारी और प्राधिकारी कर्मचारी को शामिल थे, और इसको अनाधिकृत रूप से, किसी प्रकार से अथॉरिटी नहीं थी, तो कुछ अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से इस व्यवस्था का प्रयोग करते हुए और इस स्विफ्ट के माध्यम से एक मैसेज डाल दिया था। अब उसको तो ऋण वहां प्राप्त हो गया, लेकिन मैसेज आपने डाला है, रिक्वेस्ट आपने डाली है, और पीएनबी ने क्या करी थी, रिक्वेस्ट डाली थी। इसी रिक्वेस्ट को क्या कहा जाता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहा जाता है, एलओयू, ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यही तो है, रिक्वेस्ट आपने डाली क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी हो गई, ठीक है। तो उसे, उस व्यक्ति को, नीरव मोदी को तो वहां जाके ऋण प्राप्त हो गया, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया था, फ्रॉड कर दिया था। तो इसी जो प्रक्रिया में कंपनी को जो सेबी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है इस प्रक्रिया में किसी प्रकार से, और कंपनी मात्र सेबी को T+1 आधार पर इसकी जानकारी प्रदान कर सकता है, यानी अभी बताऊंगा मैं, और इसके जो इच्छुक निवेशकों को शेयर बेच सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें से ये होता है, ध्यान रखिएगा। इसी के चलते चूना लगाया था नीरव मोदी ने, है ना, इसी के चलते चूना लगाया था नीरव मोदी जी ने। नीरव मोदी ही कौन, अब जी क्या लगाने की क्या जरूरत है, इतना रिस्पेक्ट किस बात का, है ना। हमारे तो बहुत 7,000 8,000 करोड़ रुपया उड़ा दिए थे, है ना। और देखो एक ऐसे भी कारोबारी ना, देखो हमारे यहाँ भारत में ना, जो बड़ा पैसा खाया जाता है, जो कारोबारी पैसा लेके चलते हैं, उनकी खुद की हस्ती नहीं है कि वो पैसा हर जगह, कोई भी गवर्नमेंट हो, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, राजनीतिक समर्थन के संभव ही नहीं है। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के संभव ही नहीं है, ये जान लीजिए। वो चाहे अगर खुल गया तो ठीक है, पता चल जाता है, अगर नहीं खुला तो भी, लेकिन बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये चीजें संभव नहीं हो पाती है, ठीक है। तो खैर चलो, आज हमने यहाँ तक देखा, ये हो गया चैप्टर समाप्त। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है, चलो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है। और आपको सभी स्टूडेंट को, जितना भी, देखो बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया है, इसमें से करीब मैंने 20 लेक्चर अर्थात 20 घंटे से ऊपर की क्लासेस ली है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, इस लेक्चर से जितने भी आए हैं मेंस के, वो मैं कर देता हूँ। पीटी की क्लास जो टेस्ट सीरीज है 8:30 बजे चलती है, कितने, 8:30 बजे, आज 8:30 बजे, तो चलो देख लो भाई। पहला वित्तीय समावेशन कितना डिटेल से पढ़ाया था, वित्तीय समावेशन क्या है, वित्तीय समावेशन क्या है, यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है, यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है, कैसे प्रभावित प्रभावित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। सेकंड नंबर देखिएगा, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, सब बताना है ना। कौन कौन से प्रयास, अच्छा 2 बार हो गया, कौन कौन, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं,
कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितुलन पत्र की समस्या, यानी ध्यान रखोगा ट्विन बैलेंस शीट। द्वितुलन द्वितुलन पत्र की समस्या क्या है, समस्या क्या है। बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए, बैंकों को एनपीए को कम करने के लिए, कम करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सबमिट करना है या आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, नंबर 4। सीडीआर क्या है, कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, है ना। तो सीडीआर क्या है, सीडीआर क्या है। इसके अंतर्गत, के अंतर्गत लाए गए, इसके अंतर्गत लाए गए प्रमुख प्रावधानों को, लाए गए प्रमुख प्रावधानों को, प्रमुख प्रावधानों को समझाते हुए स्पष्ट करें, समझाते हुए स्पष्ट करें, समझाते हुए स्पष्ट करें कि क्या, कि क्या यह बैंकों के, यह बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए, यह बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को, बढ़ते हुए एनपीए को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर, यह बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को कम कर सकते हैं। नंबर 5, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, याद होगा 2-3 स्कीमें बताई थी। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, ये सब लास्ट ईयर के क्वेश्चन है और जो मैंने पढ़ाया है खुद ही चेक कर लीजिएगा कि मैंने इसमें से सारा सब कुछ, पुनर्पूंजीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक, के सकारात्मक, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को, सकारात्मक एवं नकारात्मक, नकारात्मक प्रभावों को, प्रभावों को समझाएं, समझाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान एवं स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए
कैसे लाभकारी है, कैसे लाभकारी है, इस संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियां देखी जा सकती हैं, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन सी, कौन 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 सी चुनौतियां, चुनौतियां देखी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब किसी भी बच्चा को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नोट्स का मैं देखो एक टेलीग्राम चैनल है, यही अनअकैडमी का जो उसपे से प्रोफाइल में मेंशन है, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल पे सारी नोट्स मैं प्रोवाइड कर सकूंगा, इस टेलीग्राम पे मैं सारी नोट्स प्रोवाइड कर सकूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी भी बच्चा को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या होती है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने खुद ही देखा ये लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं। ऐसा बताओ मैंने क्या नहीं पढ़ाया जो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना अपना प्लीज, और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाय बाय, अगला कल हम एक नया चैप्टर उठाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।